नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, चुनाव में तालिबान, बड़ा सवाल कि आखिर क्यों। दरअसल जैसे जैसे चरण के जो पहले चरण का मतदान है उसकी तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जीत की सियासी लड़ाई के मुद्दे जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। पहले जो चुनाव विकास, काम और कानून व्यवस्था पर शुरू हुआ था, अब वो उम्मीदवारों का धर्म, तालिबान, खूनी लाल रंग और हरे रंग की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी बार बार जाटलैंड को मुजफ्फरनगर दंगे, तमंचावादियों की याद दिला रही है। बता रही है कि अगर अखिलेश वापस आ गए तो फिर से दंगे होंगे, बवाल होगा, जीना दूभर हो जाएगा। तो वहीं अखिलेश के साथ मिलकर के किसानों को समझा रहे हैं कि बीजेपी के अहंकार ने धर्म की खाई बना दी है। जयंत और अखिलेश साथ मिलकर के यह बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश को बांट दिया गया है। अपनी लाल पोटली से किसानों को मनाने के लिए जयंत के साथ सार्वजनिक मंच पर अन्न संकल्प भी ले रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि उनकी सरकार में अब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और इसका अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा। तो यूपी की सियासी जंग अब विकास पर नहीं, जाति, धर्म और विवादों पर लड़ी जा रही है। इसके क्या मायने हैं, इस पर हम करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन से नेता आज कहां कहां प्रचार करने वाले हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन कहां पहुंचने वाला है। एक 5 विंडो में आपको दिखा रहे हैं। दरअसल तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो पश्चिमी यूपी में डेरा डाले हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर स्मृति ईरानी। सभी कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में जाटलैंड को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान होने वाला है वो जाटलैंड में ही होने वाला है और इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। स्थिति यह है कि जाटलैंड में तमाम नेताओं को साधने के लिए दिल्ली तक में बैठक होती है और गृह मंत्री अमित शाह बाकायदा जाट नेताओं को प्रवेश वर्मा के घर बुला करके उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन जरा ये तस्वीरें देख लीजिए, अलग अलग बड़े चेहरे। दरअसल हापुड़ और बुलंदशहर में योगी आदित्यनाथ आज कैंपिंग करेंगे और फिरोजाबाद में जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो सकती है, उसमें क्या वो कहेंगे उस पर नजर रहेगी। तो आगरा में स्मृति ईरानी पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज आज पहुंचने वाले हैं और वहां पर भी वो चुनाव प्रचार करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग से बातचीत भी करेंगे। और आपको बता दें कि इसको लेकर के जो सियासी तपिश बढ़ गई है उसमें जो हमले वो भी बहुत ज्यादा तीखे हो गए हैं और तमाम बड़े चेहरे एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश और योगी एक दूसरे पर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं। के वे सभी नौजवान और वे सभी किसान जो मुजफ्फरनगर दंगों के शिकार हुए थे, वे सभी समाजवादी पार्टी के पाप के दाग से इनकी टोपी रंगी हुई है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोई और समाज होता तो समाजवादी पार्टी इस बेशर्मी के साथ वोट मांगने के लिए नहीं आती जिस रूप में आज वो आती है। उनमें से एक व्यक्ति वो भी है जो कहता था कि तालिबान का अफगानिस्तान में ना बहुत अच्छा है। तालिबान का मतलब आधी आबादी का विरोधी, मानवता का विरोधी, बेशर्मी के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। स्थिति आप देख रहे हैं कि आखिर स्थिति क्या है। तालिबान का जिक्र हो रहा है, जिन्ना का जिक्र हो चुका है, पाकिस्तान का जिक्र हो चुका है और तमाम तरह की दूसरी बातों का भी जिक्र हो चुका है। लेकिन विकास क्यों पीछे छूटता जा रहा है, रोजगार की बात क्यों पीछे छूटती जा रही है? और जब मुफ्त राशन दिया जा रहा है, विकास को धार दी जा रही है, तो फिर आखिर दंगों की और तालिबान का जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ जाती है? इस पर हम एक बड़े पैनल के साथ बातचीत करेंगे। नेताओं का एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद हो गया है और इस वक्त जमीनी सच्चाई बताने के लिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन और प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा शुरू करें हम और उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त 3 खास मेहमान हैं। प्रशांत उमराव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। उसके अलावा मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अमीक जामाई साहब, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमीक साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। और
आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं संदीप चौधरी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका भी। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा और राजीव रंजन भी दिख रहे हैं। राजीव, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा जमीन पर हैं और सबसे ज्यादा माहौल देख भी रहे हैं। ये माहौल जो है वो बदल क्यों रहा है? क्यों जो विकास की बात होती थी, मुफ्त राशन की बात होती थी, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और एक्सप्रेसवे की बात होती थी, अब वो तालिबान, पाकिस्तान, जिन्ना, इस पर क्यों केंद्रित हो रही है? देखिए सऊद, थोड़ा इसको क्रिकेट के भाषा में समझें। जब भी कोई ताकतवर टीम दूसरे विदेश का दौरा करती है या कोई हमारे देश में कोई टीम आती है, तो क्रिकेट में आमतौर पर क्या होता है, टीमें तो मजबूत होती है। बताया जाता है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत मजबूत है और बॉलिंग अटैक हमारा बहुत मजबूत है। लेकिन दरअसल खेल सारा पिच का होता है। जैसी पिच बनाई जाती है, अपने मुफीद पिच बनाई जाती है। अगर आप यहाँ देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो उछाल भरी पिच वो बनाते हैं जिसमें भारतीय बल्लेबाज नहीं खेल पाते। और हम जब कोई विदेशी टीम यहाँ पर आती है तो हम स्पिन वाली पिच बनाते हैं, जिससे कि बड़े बड़े उनके बल्लेबाज धराशायी हो जाते हैं। तो जब आप खेलने के लिए उतरते हैं, जब आप मैदान में उतरते हैं, तो पिच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपने देखा कि सारे एम्पायर और जितने एक्सपर्ट्स हैं, जब मैच शुरू होता है उसके पहले पिच का निरीक्षण करते हैं, मुआयना करते हैं और बताते हैं कि आज पिच किसके लिए मुफीद होगी और आज कौन पिच के हिसाब से कौन कितना मजबूत खिलाड़ी होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस पिच पर पिछले 3 चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीते हैं, वो पिच वो फिर से तैयार करना चाहती है। और उस पिच पर, उस उछाल भरी पिच पर अखिलेश यादव और जयंत यादव सामना करने से थोड़ा सा अपने आप को बच रहे हैं। वो सोच रहे हैं किसी तरह पहले 2 ओवर निकल जाएं, यानी पहले 2 चरण निकल जाएं और हम हिंदू, मुसलमान और उन चीज़ों पर जिस पर बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव को जीता है, मुजफ्फरनगर के दंगों के आधार पर, कैराना के पलायन के मुद्दे पर और नाहिद हसन के मुद्दे पर, और ये सारी चीज़ें जो वो पिछले 3 चुनाव में करते रहे हैं, जिसका फ़ायदा उनको मिला है। बार बार भारतीय जनता पार्टी उसी पिच पर बुला रही है कि आओ खेलो, हम गुगली फेंकते हैं। उनके ओवर में 6 गेंदें हैं, एक जिन्ना है, एक पाकिस्तान है, एक तालिबान है, एक कैराना है, एक मुजफ्फरनगर है और लास्ट नाहिद हसन है। तो ये गुगली, ये बाउंसर वो फेंकते जा रहे हैं और किसी तरह डिफेंस करने के मूड में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हैं कि किसी तरह ये पहले 2 ओवर निकल जाए, पहले 2 चरण के चुनाव निकल जाए, किसी तरह वो बचा ले, कहीं बाउंसर को डक कर ले, कहीं गुगली को पैड पर ले ले। यही खेल हो रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, अगर क्रिकेट के शब्दों में आप जानना चाहें। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा पिछले 3 चुनाव में बहुत हद तक ऐसा ही रहा है। जाट और मुस्लिम, मैं बार बार कहता हूं, जाट और मुस्लिम गठजोड़ अगर एक साथ हो गया, उसी गठजोड़ पर स्ट्राइक करनी है भारतीय जनता पार्टी को। और उसके लिए उस इलाके में 3 ही मुद्दे हैं। अगर मुजफ्फरनगर, मुसलमान और कैराना की बात भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे, तो फिर उसके लिए वहां पर खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है। आप देखिए बयानों को, आप देखिए लगातार किस तरीके से अभी हम आप बात कर रहे हैं, तो 11 दिन बचे हुए हैं पहले चरण के चुनाव में। 58 सीटों पर जो चुनाव होगा, और उन 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कितनी ज़्यादा सीटें हैं। और पहले चरण के चुनाव से दूसरे चरण के चुनाव से एक संकेत जाने लगता है, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, एक हवा चलने लगती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे बढ़ रहा है और उसका असर अंतिम चरण तक रहता है, एक माहौल बनता है। तो वो माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। जैसे मैंने कहा कि डिफेंसिव मोड में अखिलेश और जयंत है, तो उसकी वजह यह है, आप देखिए कि अखिलेश यादव पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं उस तरीके से सक्रिय रूप से वर्चुअल रैली नहीं कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वो मुजफ्फरनगर गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो गाजियाबाद गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं उधर की जो पहले 2 चरण की सीटें हैं, जो जाट बाहुल्य सीटें हैं, उन्होंने जयंत चौधरी को आगे रखा हुआ है। जयंत चौधरी को उधर का चेहरा बनाया हुआ है। जयंत चौधरी के चेहरे पर कंधे पर रख करके वो बंदूक चला रहे हैं कि कहीं उनके ज़्यादा सक्रिय होने से या उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के ज़्यादा सक्रिय होने से भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेलना चाह रही है, कहीं उसको फायदा न मिले। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, जो कहावत है ना, तो 3
3 बार ऐसी पटखनी उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को इन्हीं अपने बाणों से, अपनी इन्हीं गुगलियों से, अपने इन्हीं बाउंसर्स से दी है कि अखिलेश यादव बहुत सजग होकर के खेल रहे हैं। निश्चित तौर पर आक्रामक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसी प्लेटफॉर्म पे वापस आना चाहती है, उसी पर ले आना भी चाहती है मतदाताओं को जिस पर उसको जीत मिली है। यह उसकी रणनीति का हिस्सा है। 3 बार जब उसको उसी पर जीत मिली है तो निश्चित तौर पर जब आपको अनिल कुंबले को लगाने पर गिलक्रिस्ट का विकेट मिलेगा तो आप अनिल कुंबले को ही लगाओगे। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कोशिश कर रही है। और अखिलेश यादव और जैन पूरे तौर पर यह चाहते हैं कि जो गठजोड़ मुस्लिम और जाट का पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता जो नहीं बन पाया था, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए थे, कृषि कानूनों की वजह से बहुत कुछ हद तक वो चीजें न्यूट्रलाइज हुई हैं। लेकिन उसका परिणाम में क्या होगा, इसीलिए ये पहले चरण का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और दूसरी पार्टियों ने लगाया। लेकिन इसमें मेरा एक कहना और है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन 2 पार्टियों के शोर में हम बीएसपी को कहीं ना कहीं थोड़ा दरकिनार करते हैं या थोड़ा उसको चर्चा में नहीं लाते हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक बहुत मजबूत ताकत है। और जिस तरीके से अखिलेश और आरएलडी के लोगों को लेकर के मायावती ने टिकट का बंटवारा किया है, वो कहीं नया गुल न खिला दे, ये भी देखने वाली बात है। और यही वो इलाका है, खास करके दूसरे और तीसरे चरण में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है कि असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत सक्रिय है, तो उनका क्या फैक्टर होगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जरूर है कि दिन पर दिन आप देखिए किस तरीके से चुनाव होता। अभी एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उनसे पूछा गया राजपूतों को लेकर क्षत्रिय होने को, उन्होंने कहा हाँ मैं राजपूत हूँ और राजपूत होने पर मुझे गर्व है और बहुत सारे भगवान भी राजपूत रहे हैं। तो इस तरीके के बयान, इस तरीके की चीज़ें अब आती रहेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव दोनों पार्टियों की कोशिश है कि आमने सामने की लड़ाई हो जाए। तब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि पलड़ा किसका भारी है और किसका कमजोर। जी बिल्कुल। लेकिन राजीव, क्रिकेट के खेल के जरिए आपने यूपी के पूरे सियासी खेल को बड़े दिलचस्प और सटीक अंदाज में बयां कर दिया। और वाकई इस पिच का ही सब कुछ खेल है और पिच अपनी अपनी सेट की जा रही है, अपने अपने हिसाब से बनाई जा रही है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास सबको पता है कि ये जो 6 गेंद है उसकी काट अगर सामने वाले बल्लेबाज को नहीं है तो फिर वही वो गेंद जो है रिपीट कर रही है। मैं आऊंगा राजीव आपके पास, लेकिन प्रभाकर जल्दी से आपका रुख कर ले रहा हूं। लखनऊ में सियासी माहौल कैसे बदल रहा है? तमाम दौरे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन सीधा असर उत्तर प्रदेश लखनऊ में होता दिखाई देता है इसका। सऊद, जब राजीव रंजन ने माहौल बना दिया तो इस मसले पर मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं। लेकिन जो राजीव रंजन ने जो बातें कही हैं उसमें थोड़ी सी बात मुझे जोड़नी है। वो ये कि जो सरकार शासन में होती है वो जब चुनाव में जाती है तो आइडियली लोकतंत्र में होना ये चाहिए कि वो उस सरकार को, अपने लोगों को, मतदाताओं को ये बताना चाहिए कि उस सरकार ने 5 साल में क्या क्या किया है। विकास के वो कामों को गिनवाने चाहिए, उन मुद्दों को गिनवाना चाहिए, उन पॉलिसीज को गिनवाना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि आने वाले पिछले समय में मैंने ये किया और आने समय में हमारी सरकार ये करेगी। लेकिन ये विडंबना ही है कि जैसा राजीव रंजन जी ने कहा कि विकास उन मुद्दों पर ही बात हो रही है जिन मुद्दों पर बीजेपी को पूरा भरोसा है, क्योंकि विकास के मुद्दों पर शायद अगर वो बात करने लगे, बीजेपी बात करने लगे तो मुश्किल होगी। इसलिए उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है जिस पर मार्क्स अच्छे मिले, जिस पर वोट अच्छे मिले। और इस सबको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बात और राजीव रंजन ने जो बात की, इस बात को समझने की जरूरत है कि किसान आंदोलन के बाद उस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार थोड़ा सा खिसका है, इसलिए कि किसान नाराज थे, नाराज हैं और उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन, उस पर जब सवाल खड़ा करते हैं, जब ये कहते हैं कि जयंत चौधरी गलत जगह चले गए हैं और जब ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जनता खुद देख लेगी कि इस सरकार में आजम खान बैठेंगे, जयंत चौधरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। मतलब साफ है कि अगर मतदाताओं को कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने गठबंधन को वोट दिया, तो आरएलडी को दे करके आपने वोट दिया तो सरकार समाजवादी पार्टी बनेगी और आप लोगों के जो मंसूबे हैं, आप जो सोचते हैं, ऐसा हो नहीं पाया। और बार बार मुजफ्फरनगर दंगे की बात कह करके, चूंकि जैसा राजीव रंजन ने कहा कि पिछले 3 चुनाव से
बीजेपी उस फसल को काट रही है। इस बार भी, हालांकि इस बात का अनुमान सबको रहा होगा, तमाम पॉलिटिकल पंडितों को पहले से अनुमान था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम इस तरह की बात होगी, तालिबान की बात होगी, जिन्ना की बात होगी, मुजफ्फरनगर दंगे की बात होगी, कैराना की बात होगी, पलायन की बात होगी। और ठीक उसी दिशा में चुनाव प्रचार जाता हुआ दिख रहा है। और इसे हम विडंबना कहेंगे, क्योंकि बात विकास पर होनी चाहिए थी, विकास जमीनी मुद्दों पर होनी चाहिए थी। और ये दुर्भाग्य है कि उस पर बात नहीं हो रही है, और इससे किसी को मतलब भी नहीं है सऊद, क्योंकि विकास के मुद्दों पर बात होती है तो मुश्किल होती है जवाब देना, मुश्किल होती है आंकड़े गिनाना, मुश्किल होता है मतदाताओं को समझाना। और ये जो मुद्दे जो राजीव रंजन 6 बॉल की बात कर रहे हैं, इसमें समझाना बहुत मुश्किल नहीं है। मामला भावनात्मक है, इसमें न सड़क दिखाना है, न अस्पताल दिखाना है, न स्कूल दिखाना है, इसमें केवल बात ही कह देनी है, पुरानी बातें, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ देने हैं, और उसके बाद से वोट की फसल लहलहाएगी, और उसके बाद से आप समझते हैं फायदा किसको होगा। तो हम यही कहेंगे। लखनऊ की आपने बात कही, मैं दफ्तर घूम रहा हूं, नेताओं से मिल रहा हूं, क्योंकि यहाँ के जितने नेता हैं वो सब अपने अपने फील्ड में गए हैं, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों में टिकटार्थियों की भीड़ लगी है, जिनको मिल गया है वो संतोष में वो निकल गए अपने अपने क्षेत्र में, जिन्हें नहीं मिला है, जिनके इलाके का टिकट अभी भी घोषित नहीं हुआ है, अभी भी राजनीतिक दलों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कि लखनऊ में यही कहा जा रहा है कि लड़ाई बहुत कांटे की है। लेकिन ये कांटे की जो लड़ाई है, अब हम जरा चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, सभी मेहमानों के पास चलते हैं। लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे बताया जा रहा है एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। दरअसल खबर यह है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। इस पूरी बार पलटवार की जो फेहरिस्त है उसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहता। बीजेपी ने 99 दागियों को टिकट दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि दागी प्रत्याशियों के शतक में सिर्फ एक की कमी रह गई। अखिलेश यादव ने, यानी कि बीजेपी पर जो लगातार बीजेपी वार पलटवार कर रही है, उसको देखते हुए ये वार किया है। उसने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी रह गई। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। तो देखिए अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट है उसमें जो अपराधी हैं या फिर जो गैंगस्टर हैं या फिर जिनके ऊपर मुकदमे हैं, इसका बार बार जिक्र कर रही है, सामने रखने की बीजेपी कोशिश कर रही है। उसी पर अखिलेश यादव ये पलटवार कर रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रशांत जी, मैं आपके पास ही सबसे पहले आना चाह रहा हूं। आपने देखा ना कि पिच अपने हिसाब से आप सेट कर रहे हैं। आप 5 साल शासन चलाते हैं, लेकिन आप मुफ्त राशन भी देते हैं, टैबलेट भी बांटते हैं, विकास को भी धार देते हैं, एक्सप्रेस वे भी बनाते हैं, लेकिन बावजूद उसके आपको आखिर में आकर के तालिबान का ही जिक्र करना पड़ता है, दंगाइयों का जिक्र करना पड़ता है, पलायन का जिक्र करना पड़ता है, जालीदार टोपी और मथुरा का जिक्र करना पड़ता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? प्रशांत जी, 43 लाख आवास की बात करते रहे जी। आवाज आ रही खाली जी? बिल्कुल आ रही है जी, बताएं। आवाज की बात करते रहे, लेकिन को कमजोर दे। किसने बताया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है? किसने कहा कि जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं बाबरी हमारे दिल में है। उनके सांसद एसटीएसन कहते हैं कि अगर काउंसिल कोड आ जाएगा तो मुसलमान चार शादी नहीं कर पाएगा। समाजवादी पार्टी के मेरठ साउथ से उम्मीदवार आदि कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हिंदुओं को सबक सिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो जेल में उम्मीदवार हैं नाहिद हसन, उनके सहयोगी कहते हैं कि हम यहाँ पे 90,000 वहां पे 24,000 जाट, अगर जाटों ने कुछ किया तो हम उनको सबक सिखा देंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और सबसे अधिक इनके चाहे कुछ अपराधी जो उम्मीदवार हैं, कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ जेल से बाहर लड़ रहे हैं। आजम खां जेल में है, कई सारे मुकदमे उनके ऊपर है, जमीन कब्जाने, गरीब मुसलमानों की जमीन कब्जाने के, वो जेल से मुकदमा लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम है, वो भी एक साल बाद जेल से रिहा हुए, बेल में चुनाव लड़ रहे हैं। इनके एक गैंग रेप का आरोपी है मनोज कुमार पारस, नगीना से उसको टिकट दिया है। दूसरे आरोपी गैंग रेप जिनको सजा हुई है गायत्री प्रजापत, उनकी पत्नी को इन्होंने टिकट दिया है। तो ऐसे इन्होंने एक से एक नगीने इनके पास। असलम चौधरी जो दंगे का आरोपी है, उनको इन्होंने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी दंगाई को टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी कोई उम्मीदवार जेल से चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो ये बातें तो ये लेकर के आए थे, हम तो इनकी बातों को जवाब दे रहे हैं। हम तो लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं, मुफ्त राशन, सारी सुविधाएं हमने देने का काम किया है। लेकिन ये इस एंगल पे अखिलेश जी लेकर के आए क्योंकि इनके पास कुछ बताने के हैं और लगातार ये घबराहट में आए क्योंकि पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। कल भी उन्होंने अखिलेश के इशारे पे एक पत्रकार को बुरी तरह मारा गया। 2 महीने पहले मुरादाबाद में एक पत्रकार खड़ी शमसी को अखिलेश के इशारों में बंदूक की पट से मारा गया था। जब ये घबराहट में इस तरह की कर रहे हैं, इनके समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अभी 2 महीने पहले
भदोही में विशाल पासवान नाम के युवक की लिंचिंग की, 8 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें पकड़े गए। 2 दिन पहले सुधीर सैनी नाम की जो पत्रकार की हत्या, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ सामने आ रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी की जो आपराधिक चरित्र है वो लगातार सामने दिख रहा है, इसलिए घबराहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन। आप पूरी फेहरिस्त गिना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो सामने आया, वो उस पर आप क्या कहेंगे? आपके भी तो 99 दागी उम्मीदवार हैं, एक बात। फिर जब आप बात करते हैं पत्रकारों की पिटाई की, तो आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं वो किस तरीके से पत्रकारों के साथ बर्ताव करते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से जीप चला दी जाती है किसानों पर, इस तरह की बात विपक्ष आप पर करता है, उस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, हमारी सरकार में जो भी आरोपी हैं वो जेल में हैं। हमने किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया। जहां पे जो भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके जो आरोपी हैं जेल में हैं, सभी उनको लगातार जितने भी आरोपी सभी जेल में, चाहे जो किसानों की जो वो दुर्घटना हुई है, जो भाजपा करता शुभम मिश्रा, हरिओम मिश्रा, उनकी जो लिंचिंग हुई, उसमें 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। हमने बराबरी के साथ सभी के साथ कानून का काम किया है। और दूसरी बात, पत्रकारों पे हमने कोई हमला नहीं कराया। और ये समाजवादी पार्टी का चरित्र इस तरह का हमला करवाना है कि आप ये अगर कोई से कोई कठिन सवाल पूछ लेता है तो पत्रकारों को भाजपा के एजेंट बता देते हैं। हमने किसी को नहीं इस तरह की बातें की। ठीक है, आप हमला नहीं करते, बस उन्हें धमकाते हैं या फिर उन पर आपत्तिजनक शब्दों का उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। भारत, ठीक है प्रशांत जी, मैं आ रहा हूं। अमित जमाई साहब, आपके पास मुजफ्फरनगर का क्या जवाब है, कैराना का क्या जवाब है, खूनी लाल टोपी का क्या जवाब है, विनाश का मॉडल आपके मॉडल को बताया जा रहा है, उसका क्या जवाब है? तो सबसे पहले आज पूरा देश, हम सब समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्रपिता बापू को याद कर रहे हैं। एक कायर विचारधारा ने, जो लोग नाथूराम गोडसे और सावरकर को अपना खुदा और भगवान मानते हैं, जिस सोच विचारधारा ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन वो सच बापू के रूप में आज भी विचारों में जिंदा है। अब वो सच ये है कि उत्तर प्रदेश और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, राजीव भाई भी बताएंगे कि उनके मुद्दे किसान, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, महंगी बिजली, शिक्षा का, स्वास्थ्य का इंतजाम ना होना, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय जयंत चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह साहब, अब बापू टिकैत की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने कहा कि बीजेपी जिस भी बात करना चाहती है वो आजाद है, क्योंकि उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारे पास जो लाल टोपी हरी पगड़ी का जो एजेंडा है वो ये एजेंडा है, सऊद सरकार आने पे पहला जो हमारा कैबिनेट का फैसला होगा, एमएसपी की जो गारंटी की बात हो रही है कि हम फसलों का दोगुना दाम, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि किसानों को हम समाजवादी लोग देने का काम करेंगे। आपको मालूम है कि जब तीनों कृषि कानून वापस लिए गए थे तो देश के हकमरानों ने कहा था कि 1 महीने के अंदर हाई लेवल पार कमेटी बनाई जाएगी और सारे हक हकूक उनको मिल जाएंगे, सारे फैसले हो जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि जो ज्वाइंट किसान मूवमेंट है वो दोबारा वादा खिलाफी आंदोलन शुरू करने वाला है। ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी आरएसएस की जो राजनीति है वो किसान विरोधी है, वो युवा विरोधी है, वो महिला विरोधी है। इसलिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सिंचाई, जो कि बहुत महंगी है किसानों के लिए, अभी उत्तर प्रदेश में हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है हमारे नागरिकों में, इसलिए हम सिंचाई 300 यूनिट और जो सिंचाई का बिजली है हम उसको पूरी तरीके से माफ करके किसानी को मजबूत करेंगे और खड़ा करेंगे। ये है मेन मुद्दे जो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग याद कर रहे हैं। दूसरा ये है, सऊद आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्या जयंत चौधरी साहब और उनके समाज के लोग, क्या वो जाट नहीं थे जब वो हाथरस में गए थे और उन्हें प्रशांत जी की पुलिस ने लाठी डंडों से उनका वहां पे वेलकम किया था? क्या ये बात सही नहीं है कि बाबा मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर किसान लखनऊ आए तो बक्कल पाड़ देंगे, मतलब वो किसानों की चमड़ी उधेड़ने का इन्होंने ये जो गुंडागर्दी की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या ये जाटों के खिलाफ नहीं थी? ये एक बहुत ऐतिहासिक बात है कि किसानों का देश में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व जाट समाज ने किया। लेकिन क्या जाट समाज के बारे में जो आरक्षण का विषय था, क्या हरियाणा में उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया गया, एनएसए नहीं लगाया गया, गैंगस्टर नहीं लगाया गया? मुद्दा जो है विकास, सामाजिक न्याय, किसानी, बेरोजगारी है। और सऊद इनको करंट लग गया है, इसलिए इनका पूरा नेतृत्व जब जहाज डूब रहा है, राजीव रंजन जी ने बहुत साफ बात बोल दी है कि जहां पे वो बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं है।
कोई उत्तर प्रदेश के लिए आइडिया नहीं है, विजन नहीं है। नहीं, लेकिन वो आपकी कमजोरी को तो ही बार बार इंगित कर रहे हैं, वो बार बार आपके शासनकाल को भी तो याद दिला रहे हैं। आप उनके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपके कार्यकाल की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर का जिक्र करते हैं, पलायन का, कैराना का जिक्र करते हैं, और आपके मॉडल को विकास का, विनाश का मॉडल बताते हैं। इस पर क्यों नहीं खुलकर जवाब देते हैं? आप उन पर फौरन अटैक क्यों नहीं करते हैं? आप बचते क्यों हैं? अभी भी मेरी बात का जवाब इसीलिए शायद नहीं दिया। मैं आपसे कह रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश गरीबी में डूबा हो, सामाजिक विषमता में डूबा हो, जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की, वृद्धाओं की पेंशन खत्म कर दी गई हो, जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र जो हैं लाख से ऊपर लोगों की नौकरी माननीय अखिलेश यादव जी ने दी थी, 6000 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। सऊद, कौन सा ऐसा घृणित करने वाला इंसान हो सकता है कि जो युवाओं की बात न करके चीन और अमेरिका और लंदन की बात करेगा यहां पर? ये मजाक है। उत्तर प्रदेश में जिन्हें मौका मिला 5 साल में, आपको जनता ने मौका दिया, आप ऐसा कीर्तिमान स्थापित करते? आपको आज चाहे इकाना स्टेडियम हो, चाहे लखनऊ का मेट्रो हो, चाहे हमारी पेंशन हो, चाहे नौजवानों का लैपटॉप हो, बेटियों के लिए कन्याधन का इंतजाम हो, ये क्या मेन समस्याएं नहीं है? ये माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी, लेकिन ये फाशिस्ट टेंडेंसी के लोग हैं सऊद, ये फाशिस्ट कम्युनल टेंडेंसी के लोग हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश को, देश को नफरत और टूट के कगार पे लाना चाहते हैं। वो समाजवादी लोग नहीं होने देंगे। वही हो रहा है कि वो अपनी पिच पर आपको बैटिंग कराना चाहते हैं और आप होने देंगे। अपनी पिच पर ही, अपनी ही पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन संदीप चौधरी जी, जरा बताइए कि जब इस तरह की बात आती है कि जयंत चौधरी ने गलत घर का चुनाव कर लिया है, या फिर हमारे लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, या फिर इस तरह की बात जब आती है कि अगर सरकार सपा की बनती है तो जयंत बाहर हो जाएंगे और आजम अतीक अंदर हो जाएंगे, तो क्या कहीं कुछ एक ऐसी टेंडेंसी आती है माइंड में, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है कि यार सही तो बोल रहे हैं, शायद कुछ ऐसा लगता है? या देखिए सऊद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब हम जनता के बीच में जाते हैं, लोगों से जाकर के मिलते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि सर हम लोग न्यूज 24 देखते हैं, उस पर आपको सुनना अच्छा लगता है, और उनकी जो पत्रकारिता है उससे आज देश में पत्रकारिता बची हुई है, तो इसके लिए मैं भी आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब बात आती है उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। राजीव रंजन जी की रिपोर्टिंग में हमेशा सुनता हूं, पसंद करता हूं, और इन्होंने इतने अच्छे तरीके से क्रिकेट की भाषा में चीजों को समझाया है कि कहने को कुछ बचता नहीं है। उसमें थोड़ी चीजें मैं जोड़ना चाहता हूं। जैसे राजीव रंजन जी ने बताया है कि बाउंसर मारे जा रहे हैं, ये लोग बिल्कुल शोएब अख्तर की तरह बाउंसर मार रहे हैं, लेकिन उन बाउंसर का नाम भी राजीव रंजन जी ने दिया है कि कभी कैराना का बाउंसर है, कभी नाहिद हसन का बाउंसर है, कभी दंगों का बाउंसर है। तो इन दंगों को आप समझ सकते हैं, ये एक नफरत की राजनीति है, ये केवल और केवल नफरत की राजनीति भेज रहे हैं। लेकिन हम एक ऐसा समाज डेवलप करना चाहते हैं जिसके लिए निकले, जिसमें हिंदू मुसलमान साथ हो। जैसे आप और राजीव रंजन एक चैनल में एक साथ बैठे, ये खूबसूरती है इस पैनल की, खूबसूरती है कि 2 मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं, 3 हिंदू भाई बैठे हैं, तो हम वो वाला समाज करना चाहते हैं। हमारे लिए पहले ये भाईचारा बचाना जिंदा है, समाज बचाना जिंदा है, और बीजेपी के लिए पहले राजनीतिक जीत इनके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे ये देश जल जाए। इसलिए कहना चाहता हूं कि भाजपा की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है कि मेरा मुल्क जलता रहे, तो हम ये मुल्क नहीं जलने देंगे। हमें अपने भाईचारा, अपना समाज, अपना देश बचाना है और देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना है, और उसी दिशा में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, ये मुजफ्फरनगर दंगों की बात करते हैं, लेकिन ये पर्चा हाथ में देकर फौरन आगे निकल जाते हैं, क्योंकि पर्चा पकड़ने वाला ये पूछना चाहता है कि सर ये बताइए, हाथरस में आप क्या कर रहे थे? बेटी का बलात्कार करके रात में जला रहे थे, आप जब वहां गाड़ियां चला रहे थे उसके खिलाफ क्या हुआ? ये गोली की बात करते हैं, वो मंत्री का बेटा गोली चलाकर वहां से भागता है। ये चिन्मयानंद की बात नहीं करते, जब किसान पंजाब से निकलकर चला, पंजाब के बॉर्डर पर कुरुक्षेत्र के पास पीपली में पहुंचा, आपने दिखाई थी रिपोर्ट, पीपली में सबसे पहले खट्टर सरकार ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। वो पीपली से दिल्ली तक का सफर तय करके कैसे कैसे पहुंचे, 700 लोगों की जान गई। ये उन चीजों की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कैराना की बात करेंगे, नाहिद हसन की। आप मुझे ये बताइए, आप नाहिद हसन की बात कीजिए, आप नाहिद हसन को मुझे बता दीजिए उसने किसका बलात्कार किया है, किसके ऊपर उसने गोली चलाई, आप बताइए मुझे, बताइए, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए मुझे। और इनके मैं 100 बता सकता हूं आपको, जिनके पास गोली चलाने के, मर्डर करने के, किडनैपिंग के, बलात्कार के आरोप हैं और जेलों में भी हैं। नहीं, लेकिन उनकी भाषा तो आपने भी सुनी है ना, इमरान मसूद साहब की भाषा तो आपने भी सुनी है ना,
शफीकुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं वो भी तो आपने सुना है ना। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। इमरान मसूद कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, किसके टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझे बताइए। आप बताइए मुझे कहां से इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको मैं एक चीज का साहब तो लड़ रहे हैं ना, कोई भी पार्टी आपको चैलेंज नहीं कर सकती। आप राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी चरण सिंह के दौर से लेकर आज जयंत चौधरी के दौर तक एक नेता मुझे क्रिमिनल बता दीजिए, एक बलात्कारी बता दीजिए, एक भ्रष्टाचारी बता दीजिए, एक आदमी का नाम आप नहीं बता सकते। तो हम लोग किसानों की आवाज बनने वाले लोग हैं, हम अन्न पैदा। बड़े ताज्जुब की बात है कि बीजेपी लगातार अपराधियों की लिस्ट, उसकी पुनरावृत्ति, और ये कह रही है कि सपा नहीं है लेकिन लिस्ट वही है। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन राजीव देखिए बात वही है कि अभी भी हम बात कर रहे हैं तो रोजगार की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, विकास की बात नहीं हो रही है, शिक्षा चिकित्सा की बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, कैराना, मुजफ्फरनगर या फिर तालिबान की हो रही है। देखिए सऊद, कुछ चीज़ें हम इतिहास से सीखते भी हैं और इतिहास से जानते भी हैं और इतिहास सबक भी देता है। अगर आप देखें मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए 2013 में तो सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। और वो मुजफ्फरनगर दंगा आधुनिक भारत के इतिहास में एक कलंक है। अखिलेश यादव तब सीएम थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और दंगा हुआ था। और कैसे हालात थे और क्या हुआ दोनों वर्गों में, ये सब हमने भी देखा, हम खुद भी वहां गए थे। तो ये तो कलंक था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वो घाव उस इलाके के लोगों के दिमाग में है, दोनों वर्गों में था। दूसरी बात, उसी समय सैफई महोत्सव भी चल रहा था। किसने कराया था? अखिलेश यादव की सरकार थी। इसका खामियाजा उनको भुगतना था। देखो क्या है, जब सरकार होती है सऊद, तो जैसे सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है ना, तो जो लोग सरकार में रहते हैं उन्हें सब अच्छा अच्छा नजर आता है। तब उस वक्त शायद अखिलेश यादव या उनकी पार्टी को नहीं लगाता कि इसका खामियाजा उनको दशकों तक भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब बात मैंने जो इतिहास की कही, अगर आपको याद हो, जो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया, इससे नाराज होकर के उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद देश में निर्दोष सिखों के खिलाफ पूरे देश में जगह जगह दंगे हुए, उनकी दुकानें लूटी गईं, उनके घर जलाए गए। ये सारा कुछ इसी देश में हुआ है आज के 40 साल पहले, 38 साल पहले। कांग्रेस पार्टी ने उसका खामियाजा भुगता है और लंबे समय तक भुगता है। लेकिन उसी पंजाब में कांग्रेस की कितनी बार सरकार बन चुकी, अभी भी सरकार है और कांग्रेस वहां लड़ने में सबसे मजबूत स्थिति में जो पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। उसी पंजाब ने कांग्रेस पार्टी को उसी हाथ के पंजे को चुना और आज पंजाब कहां पहुंच गया है। चाहे अकाली दल की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ा। कितनी संपन्नता है, कितनी शांति है। और 80 के दशक का वो दौर याद कीजिए जब हर जगह आतंक का बोलबाला था। कहने का मतलब ये है कि गलतियां होती है इतिहास में। अब उसको आप, मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि अगर मुजफ्फरनगर दंगे और ये सब चीज़ों, कैराना को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है, तो उसके बीज उसने नहीं रोपे थे। इसके बीज जब रोपे गए थे उसने फसल काटी बाद में। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास वो प्लैंक है, वो प्लेटफॉर्म है। उसे लगता है कि उसको चीज़ें वहाँ से उसको सियासी फायदा हो सकता है, तो वो कर रही है। तो इसमें अखिलेश और जैन दोनों डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं जब भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में आती है। दूसरी बात, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें होता है कि आपको 4 थिंकर पढ़ने हैं। मान लो आपको मार्क्स पढ़ना है, आपको हॉब्स पढ़ना है, आपको लॉक पढ़ना है, आपको रूसो पढ़ना है। तो अगर आप हॉब्स की ओरिजिनल लेवियाथन पढ़ने लगे और मार्क्स की दास कैपिटल पढ़ने लगे तो कंपटीशन बीत जाएगा और आप किताब भी नहीं पढ़ पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। तो जो किताबों में इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं वही तैयारी करते हैं तो आप कंपटीशन क्रैक करते हैं। तो सवाल ये है कि चुनाव हमको जीतना है तो जिस मुद्दे को उठा करके हम चुनाव जीतेंगे वही अखिलेश यादव भी पकड़ेंगे और वही जयंत चौधरी भी पकड़ेंगे और वही अमित शाह भी पकड़ेंगे, वही योगी आदित्यनाथ भी पकड़ेंगे। मेरी बात मैं खत्म करता हूं। हमेशा मानवता को और दुनिया को, नफरत के पाए पे दुनिया नहीं टिकी है, मोहब्बत के पाए पर और सही इश्यूज पे जो प्रभाकर कह रहे थे, अगर उस पर चुनाव होता तो ठीक है। लेकिन अब बात यही है कि चुनाव जीतना है। तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि तेरी मंजिल है तारों में। ठीक है, लेकिन सबको अपनी मंजिल तो इस वक्त लखनऊ में
सीएम की कुर्सी नजर आ रही है, कोई अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, कोई उस पर दोबारा काबिज होना चाहता है। लेकिन यहां पर मुद्दे क्या हैं? आम जनता क्या उन मुद्दों पर अपनी राय देगी जिन मुद्दों पर सियासी पार्टियां उन्हें लाना चाहती हैं, या फिर सोच विचार करके वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? यह देखने वाली बात होगी। राजीव, प्रभाकर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत जी, अमीक जामाई साहब और संदीप चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातें रखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।